गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा बड़ोतिया, योर बायोलॉजी टीचर, क्लास 11th। आज भी मैं आपकी कॉमन वीडियो बना रही हूँ और हम आज फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बारे में पहले मैं जनरल इंट्रोडक्शन आपको बता देती हूँ। हमने मोनेरा पढ़ लिया है। मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े थे वो सब ऑर्गेनिजम्स कैसे थे? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो मोनेरा से थोड़े डेवलप ऑर्गेनिजम्स हैं या उनसे थोड़े विकसित जीव होते हैं। विकसित हम उनको क्यों कहते हैं? अगर आपने प्रोकैरियोटिक के सारे लक्षण पढ़े हैं, प्रोकैरियोटिक के सारे कैरेक्टर पढ़े हैं, तो आपको यूकैरियोटिक समझ में आ जाएगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है और वो उनसे डेवलप जीव क्यों है। जब प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी यूनिसेल्युलर होती है, मतलब कि एक कोशिकीय होती है। दूसरा, उनमें जितने भी कोशिकांग होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। वो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, गोल्गी बॉडी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सभी। ठीक है। अब आपने ये कोशिकांग जब आप 6th 7th या 8th में थे तब आपने पढ़ा था कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका, दो कोशिकाएं आपने पढ़ी थी और दोनों में डिफरेंस भी आपने देखे थे कि जो चीजें पेड़ पौधों में उपस्थित होती है वो मनुष्य में अनुपस्थित होती है। कुछ चीजों में इनमें सिमिलरिटीज होती हैं पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो अलग होती है। तो उसी तरह से जब कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है या विकसित होता है तो उनमें प्राइमरी जीवों में जो चीजें नहीं उपस्थित होती है वो धीमे धीमे क्या होता है, जो नए जीव बनते जाते हैं उनमें वो डेवलप होती जाती है। तो उनमें से ही आज जो हम सेकेंड किंगडम है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि हमने 5 किंगडम या 5 किंगडम या 5 जो राज्य हैं वो हमने पढ़े थे। तो उसके आधार पर हमने फर्स्ट पढ़ा था प्रोकैरियोटिक, सॉरी फर्स्ट पढ़ा था हमने मोनेरा, सेकंड हमने पढ़ा है फंगस जो कि अब हम पढ़ेंगे, सॉरी प्रोटिस्टा, फिर थर्ड हम पढ़ेंगे फंगस, फिर उसके बाद प्लांटी और एनिमेलिया। तो फर्स्ट किंगडम हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट किंगडम में हमने बैक्टीरिया पढ़ लिया है, बैक्टीरिया के बाद माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसीटीज, ये उसके मेंबर थे जो हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्रोटिस्टा, ये सेकेंड किंगडम है। अब सेकेंड किंगडम जो आता है तो सबसे पहले एक्चुअली ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक होते हैं। अब हम इनको यूकैरियोटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो सब क्या थे? प्रोकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोटिक इसलिए थे क्योंकि उनमें जो कोशिकाओं को होना चाहिए वो अनुपस्थित थे, है ना। और प्राथमिक ऑर्गेनिजम्स थे, प्राइमरी ऑर्गेनिजम्स थे, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तब से वो डेवलप हो गए थे। इनके बाद के जो ऑर्गेनिजम्स थे जो और ज्यादा डेवलप हुए उनको हम प्रोटिस्टा की कैटेगरी में रखते हैं। जितने भी प्रोटिस्टियन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? यूकैरियोटिक का मतलब ये होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्रोकैरियोटिक से थोड़े डेवलप हो, मोनेरा से थोड़े डेवलप होते हैं, जिनमें सभी प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो होते ही यूनिसेल्युलर ही है। यूनिसेल्युलर मतलब इनका शरीर जो होता है वो एक कोशिकीय ही होता है। पर अंतर क्या आ जाता है इसमें? अंतर ये आ जाता है कि इसमें जो कोशिकाओं को होना चाहिए, जो जो कि जितने भी विकसित जीव हैं उनमें उपस्थित होता है, तो वो सभी इनमें पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है, गोल्गी बॉडीज में उपस्थित होता है ना। जनरली अगर देखा जाए तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको प्लांट और एनिमल के बीच में रखा जाता है, या ऐसा कहें कि जो मोनेरा होते हैं, मोनेरा और प्लांटी के बीच में इनको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इनके दोनों कैरेक्टर्स होते हैं। दोनों कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि ये जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों प्रकार के होते हैं। ऑटोट्रॉपिक आपको पता है मतलब कि स्वयं पोषी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, ये अपना भोजन पौधों के समान सेल्फ बना लेते हैं। जिस तरह पौधों में या प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वैसे इनमें भी होती है। ये एनिमल्स की तरह भी अपना फूड ले सकते हैं, मतलब ये हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, मतलब अपना फूड ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स से भी ले सकते हैं। तो उसी के बेस पर जो सबसे पहले हीगल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1866 में इनको डिस्कवर किया था और इनको प्लांट और एनिमल के बीच में रखा। क्यों रखा? क्योंकि ये दोनों के ही समान कैरेक्टर शो करते हैं। क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ये जो किंगडम है इसको डस्टबिन ऑफ ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है इस श्रेणी में।
तो एक पर्टिकुलर अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसलिए इसको डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, डस्टबिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। क्योंकि डस्टबिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इसमें भरे पड़े हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनिजम्स। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ रहे हैं। मोनेरा हमारा हो गया। अगर आपने मोनेरा के कैरेक्टर्स अच्छे से पढ़े तो आपको प्रोटिस्टा के समझ में आ जाएंगे। आज इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि प्रोटिस्टा क्या होते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब ये होता है ये सभी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वाटर में रहते हैं। इसका एक एग्जांपल आपको पता होगा जो आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, जैसे पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अमीबा है। ये 3 सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स जिनके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। तो प्रोटिस्टा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर होने के साथ साथ ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी बॉडी तो एक ही सेल से मिलकर बनी होती है, पर इनमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। ये अपने अगर इनकी लाइफ अगर आप देखें तो चूंकि ये जो अपना फूड है ये दोनों तरह से ले सकते हैं। इनके कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स की तरह ही एक्सक्रीशन करते हैं, मतलब उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर कर सकते हैं, है ना। तो आज हम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हम इसकी एक टिपिकल सेल जो है, एक पर्टिकुलर जो प्रोटिस्टियन सेल होती है उसकी स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। इसलिए पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसमें कौन कौन से कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो जब हम कभी भी अगर हम किसी माइक्रोस्कोप से अगर किसी प्रोटिस्टियन सेल को देखते हैं तो इस तरह से उसकी संरचना दिखती है। अब पर्टिकुलर अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो ये टिपिकल सेल हमने बताई है, पर सभी सेम नहीं होते हैं। अगर हम पैरामीशियम की बात करें, अमीबा की बात करें और यूग्लिना की बात करें तो ये तीनों ही जो है स्ट्रक्चर में अलग अलग होते हैं, पर इनमें जो अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें कुछ सिमिलरिटीज हो सकती है या समानता हो सकती है। तो उसके बेस पर हम एक ही सेल की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जब उनको पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो उनकी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम एक टिपिकल प्रोटिस्टियन सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो एक राउंडेड इलिप्टिकल स्ट्रक्चर होती है। राउंडेड या इलिप्टिकल मतलब कि थोड़ी सी घूमी हुई अंडाकार संरचना होती है। इसमें ऊपर की ओर फ्लैजिला निकला होता है। फ्लैजिला का जो बेस है वो कहाँ दसा होता है, अंदर की तरफ, मतलब अंदर होता है, जिसको कि हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मतलब ये कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। सेल मेम्ब्रेन में भी ये नहीं होता है, कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला की स्ट्रक्चर हमने बैक्टीरिया में भी पढ़ी थी कि फ्लैजिला क्या होता है, जिसको कशाभिका भी बोलते हैं। फ्लैजिला का क्या काम होता है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक्वेटिक है या वाटर में रहते हैं, तो इनको चलने के लिए या तैरने के लिए एक पर्टिकुलर संरचना चाहिए होती है, जिसको कि हम फ्लैजिला बोलते हैं। और फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला जो होता है धागे के समान पतली संरचनाएं होती है या स्ट्रक्चर होती है थ्रेड लाइक, जिनका काम होता है मूवमेंट का या लोकोमोशन का। लोकोमोशन मतलब कि चलन में ये हेल्प करते हैं। ये इसका जो ये वाला भाग होता है इसको हम बेसल बॉडी बोलते हैं। बेसल बॉडी का मतलब होता है इसका आधारीय भाग, जहाँ पर ये साइटोप्लाज्म के अंदर धंसा होता है। जैसे हमारे हेयर सिर्फ स्किन के अंदर नहीं होते, वो अंदर तक पेनिट्रेट होते हैं ताकि उनको ब्लड सप्लाई होता रहता है। अब आते हैं हम आउटर स्ट्रक्चर पर। इनकी जो आउटर स्ट्रक्चर होती है या बाहरी परत जो होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और ये आपको पता होगा कि प्लांट्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जस्ट नीचे एक और स्ट्रक्चर होती है, एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ऊपरी जो होती है उसको सेल वॉल बोलते हैं और अंदर की ओर जो होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मतलब कि अगर प्रोटिस्टियन सेल की हम बात करें या प्रोटिस्टियन की कोशिका की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होती है, वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। आउटर होती है सेल वॉल और इनर होती है सेल मेम्ब्रेन। अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपको पता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक तरह से जीवन का आधार होता है या लाइफ का जो बेस होता है। क्यों, क्योंकि जितने भी कोशिकांग होते हैं या जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसके एक एक स्ट्रक्चर लेंगे। सबसे पहले लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। अब आपको पता है कि एनिमल्स में, एनिमल सेल की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि जितनी भी हमारी फूड से
एनर्जी मिलती है ना, हमें जो फूड से एनर्जी मिलती है वो सब किसके फॉर्म में स्टोर्ड होती है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है और कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। फिर उसके बाद आता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है वो स्टार लाइक स्ट्रक्चर होती है और 9+2 के कॉम्बिनेशन में ये होते हैं। अब 9+2 क्या होता है, जब आप सेल वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें की एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगी, तब मैं आपको ये समझाऊंगी। तो ये स्टार जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको बोला जाता है सेंट्रियोल। अब ये सेंट्रियोल जो होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये भी एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास जो संरचना आपको दिख रही है ये वाली, इसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोशिक केंद्रिका झिल्ली। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि जब हम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ते हैं तो अगर हम मोनेरा को देखें तो मोनेरा में स्पेशली अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, केंद्रक जो होता है उसमें अनुपस्थित होता है, पर डीएनए उसमें जरूर पाया जाता है, डीएनए कॉइल के रूप में होता है। तो डीएनए जब बहुत अच्छे से बाइंड हो जाता है तो वो क्रोमोसोम्स बनाता है, वो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अगर कंबाइंड हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो वो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो प्रोटिस्टियन सेल की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटिस्टा में अपना एक कंप्लीट केंद्रक या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब कि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना। और इसके आसपास की जो लेयर होती है न्यूक्लियस के आसपास की उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। गोल्गी बॉडी भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। गोल्गी बॉडी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है क्योंकि इनका काम होता है सिक्रीशन का। सेल के अंदर जितना भी पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं या विषैले पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर करने का ये क्या काम करते हैं। ये हो गया आपका। उसके बाद ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाद होते हैं माइक्रो बॉडीज, इसमें माइक्रो बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं, है ना। फिर उसके बाद होते हैं पायरेनॉइड्स, इसमें पायरेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। पायरेनॉइड्स के बाद थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी आई है कि थाइलेकॉइड्स इसमें क्यों प्रेजेंट होते हैं, तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि जो जितने भी प्रोटिस्टियन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अगर देखा जाए तो प्लांट और एनिमल के बीच में लिंक का काम कर रहे हैं। अगर वो प्लांट और एनिमल के बीच में लिंक का काम कर रहे हैं तो मतलब दोनों की तरह उनमें कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि अगर इनमें प्लांट और एनिमल की तरह कैरेक्टर हैं तो उसके समान संरचनाएं भी इसमें उपस्थित होगी या स्ट्रक्चर्स भी इसमें प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर ये जो थाइलेकॉइड होते हैं ये अगर देखा जाए तो जो प्रोटिस्टा फोटोसिंथेसिस करते हैं या फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं तो उसके लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसमें बिखरी हुई अवस्था में होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है पिगमेंट होता है जिसका काम होता है सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करना, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स आपको सभी को पता होंगे कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन फैक्ट्री के फॉर्म में होते हैं, मतलब कि जितना भी प्रोटीन बनता है फॉर सेल की ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट या वृद्धि और विकास, ठीक है, उसके लिए तो उसको हम बोलते हैं राइबोसोम। यहाँ पर जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। अब 70S क्या होता है, अगर राइबोसोम की हम बात करें तो राइबोसोम में 2 अलग अलग टाइप के राइबोसोम्स होते हैं जिसको 80S और 70S बोलते हैं। एस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी सब यूनिट्स होती हैं। सब यूनिट्स मतलब कि अगर 70S को हम बांटें तो ये 50 और 30S में बढ़ती है। अब ये कॉम्बिनेशन सही नहीं क्योंकि 50 और 30 को प्लस करते हैं तो 80 होता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ये जब सब यूनिट में बढ़ते हैं तो इनकी सब यूनिट जो बनती है वो एक 50 की बनती है और एक 30 की बनती है। तो ये क्यों बनती है, क्योंकि राइबोसोम्स की 2 यूनिट होती है, एक अपर साइड पर और एक निचली साइड पर, लोअर साइड पर। तो प्रोटीन का जब सिंथेसिस होता है तो अमीनो एसिड जो होते हैं वो अपर साइड पर आकर जुड़ते हैं और निचली साइड से रिलीज हो जाते हैं। जो आप 12th में पढ़ोगे, जब आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ोगे तो राइबोसोम का सबसे ज्यादा वहां पर यूज होता है। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो एक प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में होते हैं। जब भी प्रोटिस्टियन सेल को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है तो राइबोसोम अपना काम करता है। तो इसमें मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है वो प्लांट और एनिमल्स के सिमिलर होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्लांट और एनिमल के बीच की लिंक बोलते हैं।
और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि आपको अगर कभी क्वेश्चन आता है कि एक टिपिकल स्ट्रक्चर बनाइए प्रोटिस्टियन सेल की, तो आपको यही बनानी पड़ेगी। और अगर इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझते हैं तो आपको दोनों चीजें समझ में आ जाएगी कि प्लांट और एनिमल के बीच हम इसको लिंक क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक इसका एक एक्सेप्टेशन भी है जिसका नाम है यूग्लिना। ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन होता है और आपके ऑब्जेक्टिव्स का भी क्वेश्चन है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म उसका नाम बताइए जो प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर शो करता है, उसका नाम है यूग्लिना। ठीक है, और किंगडम क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा। अब हम बात करते हैं इसमें लोकोमोशन की। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? लोकोमोशन का मतलब होता है चलन। हिंदी वाले बच्चों को भी ये चीज समझ में आ जाएगी। लोकोमोशन मतलब चलन। तो जितने भी प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब जलीय होते हैं। तो जल में उनको चलने के लिए, तैरने के लिए कुछ विशेष संरचनाएं होती है। इन विशेष संरचनाओं का क्या लाभ होता है? जो उनको चलने में मदद करे या तैरने में मदद करे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो प्रोटिस्टियन होते हैं उनमें 3 तरह की संरचनाएं होती हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, दूसरा सीलिया और तीसरा होता है स्यूडोपोडिया। अब फ्लैजिला, फ्लैजिला के बारे में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया में। फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला पतले थ्रेड लाइक संरचनाएं होती है या धागे के समान संरचनाएं होती है, जिसका काम होता है कि लोकोमोशन करना, मतलब कि जो जीव होता है या जो एनिमल होता है उसके शरीर को गति प्रदान करना। ये कैसा होता है? एक अगर हम एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल होता है यूग्लिना। इसका एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना की सिंपल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ऐसी होती है। तो उसमें एक ऊपर की साइड ऐसे थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर दिख रही होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। तो अगर फ्लैजिला, मान लो यूग्लिना वाटर के अंदर है और उसको मूवमेंट करना है, तो वो मूवमेंट कैसे करेगा? तो जैसे आपने देखा होगा कि नाव में जैसे पतवार होती है ना, उसके दोनों तरफ जो पतवार होती है, तो वो कैसे पीछे की तरफ ऐसे मूव करती है, ताकि क्या होता है कि जो बोट होती है वो थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है। तो सेम इस फ्लैजिला में भी मूवमेंट होती है, पर ये मूवमेंट कहाँ से शुरू होती है? उसके बेस वाले भाग से कॉर्नर तक। मतलब कि जब भी इसको मूवमेंट करना होगा तो यहाँ से वेव्स स्टार्ट होती है, वो वेव्स कहाँ तक जाती है? कॉर्नर तक जाती है, जिससे कि उसका शरीर जो होता है वो आगे की ओर मूव करता है। दूसरा होता है, इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि फ्लैजिला का एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना। यूग्लिना में जो चलन होता है वो किसके थ्रू होता है? फ्लैजिला या कशाभिकाओं के थ्रू होता है। दूसरा आते हैं सीलिया। सीलिया क्या होते हैं? अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला जो होते हैं नंबर में कम होते हैं और साइज में लंबे होते हैं। पर अगर हम सीलिया की बात करें तो सीलिया जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं और नंबर्स में बहुत ज्यादा होते हैं, पूरी बॉडी पर फैले होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम को जब मूवमेंट करनी होती है तो उसके जो सीलिया होते हैं वो भी इस तरह से मूवमेंट करते हैं, जिससे कि उसका शरीर जो होता है वो आगे बढ़ता है। थर्ड आते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा। जो अमीबा होता है उसमें जो जीव द्रव्य होता है या उसका जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म में साइक्लिक मूवमेंट होती है। साइक्लिक मूवमेंट मतलब कि वो इस तरह से मूव करता है। जैसे मान लीजिए एक बलून है, उसमें आप अगर पानी भर के अगर उसको नीचे रख देते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसका पानी ऊपर हो जाता है, वो नीचे से फ्लैट हो जाता है, तो एक ही तरफ वो पानी आपको दिखेगा, है ना। तो वैसे ही इसमें होता है अमीबा में, जब उसको मूवमेंट करनी होती है तो उसका जो साइटोप्लाज्म है वो उभरी हुई पैर के समान संरचना बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो ये होता किसके कारण है? साइटोप्लाज्म के कारण होता है। साइटोप्लाज्म साइक्लिक मूवमेंट करता है, जिसके कारण की जो अमीबा है उसमें गति होती है। तो 3 तरह से जो प्रोटिस्टा होते हैं वो गति करते हैं, क्योंकि अलग अलग सब में अलग अलग होगी, एक ही समान सब में नहीं होती है ना। प्रोटिस्टा के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में 3 तरह की मूवमेंट होती है, 3 तरह के ऑर्गन से मूवमेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, सीलिया और स्यूडोपोडिया। फ्लैजिला का उदाहरण क्या होता है? यूग्लिना है, और सीलिया का उदाहरण होता है पैरामीशियम, और अमीबा जो है वो किसका उदाहरण है? स्यूडोपोडिया का। तो ये टिपिकल स्ट्रक्चर, इसका कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद जो है हम इसमें इसकी पोषण विधि या इसके
न्यूट्रिशन लेवल को हम पढ़ेंगे कि जो प्रोटिस्टा होते हैं वो अपना भोजन कैसे लेते हैं। बता चुकी हूँ मैं कि प्लांट और एनिमल दोनों के समान ही भोजन लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक मतलब कि स्वयं पोषी और परपोषी दोनों तरह का इसमें न्यूट्रिशन होता है। ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया है। थैंक यू।